हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है डिजिटल उपनिवेशवाद और इंटरनेट साम्राज्यवाद। बेसिकली ये शब्द यहाँ पे साम्राज्यवाद की जगह पे इम्पीरियलिज्म यूज़ किया गया था। इंटरनेट इम्पीरियलिज्म, दोनों का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं हम लोग। पहले समझते हैं उपनिवेशवाद क्या होता है, साम्राज्यवाद क्या होता है, फिर हम समझेंगे डिजिटल उपनिवेशवाद, फिर समझेंगे इंटरनेट इम्पीरियलिज्म यानी इंटरनेट साम्राज्यवाद। देखिए उपनिवेशवाद क्या होता है। मान के चलो ब्रिटेन नाम का एक देश, ब्रिटेन है, इसने 3 के ऊपर शासन किया। एक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। ठीक है, तीनों के ऊपर शासन किया। तो ये क्या कहेगा, हम लोग क्या कहेंगे, जिसके ऊपर शासन कर रहा है वो कहेगा कि हम कॉलोनी है। किसके कॉलोनी है भाई? उपनिवेश को कॉलोनी कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में। और उस पूरी प्रक्रिया को उपनि कोलोनाइजेशन कहा जाता है। जब प्रक्रिया जिस तरह से वो काम होता है उसको कोलोनाइजेशन कहा जाता है। तो ये क्या कहेंगे कि हम किसके उपनिवेश है, तो ब्रिटेन के उपनिवेश है। और ब्रिटेन क्या कहेगा कि हम, ये जो मेरा है, ये तीनों इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों हमारा साम्राज्य है और ये पूरी प्रक्रिया साम्राज्यवाद है। ठीक है, तो उपनिवेशवाद का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी देश यदि किसी दूसरे देश पे अपने शक्ति प्रदर्शन के द्वारा किस शासन करता है तो वो देश जिस पे शासन किया जाता है वो कहता है उसको उपनिवेश कहा जाता है, और वो जो देश शासन करता है वो साम्राज्यवाद कहता है। तो दोनों ये चीज़ें हो गई। डिजिटल उपनिवेशवाद क्यों, पहले समझ लेते चर्चा में क्यों आया। ये सब चर्चा में इसलिए आया कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, सालों से, कुछ महीनों कह सकते, साल नहीं, हम लोग ऑनलाइन काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान यही तो हुआ, ऑनलाइन काम बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत सारी जूम मीटिंग हुई, ऑनलाइन टीचिंग हुआ, सभी टीचिंग ऑनलाइन हो गए। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि गवर्नमेंट मीटिंग, इवन की गवर्नमेंट मीटिंग भी ऑनलाइन हो लगी। तो उसके वजह से ये सब चर्चे में आया। ये डिजिटल उपनिवेशवाद चर्चा पिछले बार नवंबर के आसपास आया था, और ये साम्राज्यवाद जो चर्चा आया ये पिछले 2-3 सप्ताह पहले आया है। और वो चर्चा आया है, ये हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंटरनेट इम्पीरियलिज्म शब्द को यूज़ किया था। इम्पीरियलिज्म का ही हिंदी है साम्राज्यवाद, तो यहाँ साम्राज्यवाद लिखा है। तो हम लोग समझ गए उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत डीप में नहीं क्योंकि ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, तो हम लोग इतना समझे कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद क्या है, बस काफ़ी है यहाँ के लिए। दूसरा है क्या है कि वर्तमान में ये सब भारत को कैसे प्रभावित करते हैं। पहले तो एक समझ लो, डिजिटल उपनिवेशवाद क्यों, इंटरनेट साम्राज्यवाद क्यों, यही दो शब्द क्यों। तो उपनिवेशवाद का तो कॉन्सेप्ट समझ गए कि पहले उपनिवेशवाद कैसे, मतलब उपनिवेशवाद जब होता था किसी देश पे तो उसका क्या क्या दुष्परिणाम निकलते थे, वो तो हम लोगों ने इतिहास में देखा ही है चीज़ों को। अब कह रहा है कि ये शब्द अब इसलिए आ रहा है कि पहले वाली चीज़ें जो हुई थी पहले वो तो अब होगी नहीं, लेकिन अब उसका दूसरा तरीका बदल गया है। तो दूसरा तरीका कैसे, तो हमारा डाटा, देखते हैं हम लोग विदेशी कंपनियों का जो ऐप है उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे आप गूगल यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, इंस्टा यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। अभी अभी व्हाट्सएप का कंट्रोवर्सी हो रहा था। वो सब जब यूज़ करते हैं तो उनके पास हमारा डाटा स्टोर होता है। और वो एक समय जब ऐसा है कि उस दिन वो ठान ले कि चलो हमको भारत को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना है, तो वो चाहेंगे तो हमारे डाटा का यूज़ करके वो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसी वजह से हम लोग कह रहे थे डिजिटल उपनिवेशवाद और ये साम्राज्यवाद। ठीक है, अब है कि भारत में ये शब्द भारत को कैसे, वर्तमान में ये शब्द भारत को कैसे प्रभावित करता है। तो वो है क्या, पहला उत्तर गूगल द्वारा क्या है, इसके प्लेटफॉर्म को उपयोग करने के कारण उच्च दर वसूल करना। पहला पॉइंट ये है, गूगल द्वारा क्या होता है, उच्च दर वसूल किया जाता है। कैसे किया जाता है ये देख लीजिए। जब कोई हमारी भारतीय कंपनी ऐप बनाती है, ठीक है, तो उसके बदले में जब वो, अब हम लोग तो ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो उसको प्ले स्टोर पर डालना पड़ता है ऐप को। जब वो वहाँ डालते हैं तो उसके बदले में उनसे बहुत सारा पैसा लिया जाता है कि हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आप ऐप रख रहे हो तो आप इतने पैसे दो तो रखो। उसके बाद फिर वो अपना ऐड कैंपेन चलवाते हैं क्योंकि उनका ऐड अब एप्लीकेशन क्या हो, ज़्यादा लोग यूज़ करें। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा उनसे पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। दूसरा है डाटा संग्रह और उसके विदेशी कंपनियों द्वारा राजनीतिक कंपनियों को बेचना। डाटा संग्रह करते हैं फिर उसको विदेशी कंपनियों या राजनीतिक किसी भी कंपनियों को बेचते हैं वो। तो ये भी हमारे लिए क्या है, इसे हमारे को प्रभावित करता है भारत को। जैसे आप, ठीक है, आपने फ्लिपकार्ट पे या गूगल पे कोई भी प्रोडक्ट को सर्च किया कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए। अब आप जहाँ भी जाएंगे ना, गूगल पे जाएंगे, सॉरी ये यूट्यूब पे जाएंगे,
फेसबुक पे जाएंगे तो वही ऐड आपको बार बार दिखाई जाएंगे। इवन कि आप किसी वेबसाइट पे, गूगल के वेबसाइट पे किसी टॉपिक को खोले हैं, किसी रिसर्च को पढ़ रहे हैं, उसके साइड में भी आपको उसी ऐड दिखाया जाएगा जो आपने थोड़ा देर पहले सर्च किया था। उसके पीछे कैसे, क्या रीज़न है? तो डाटा स्टोर करते हैं, उस डाटा को शेयर किया जाता है सभी जगह पे। तो हमारे इंटेलिजेंस को पकड़ा जाता है कि हम क्या चाहते हैं, और उसके आधार से वो चीज़ें हमको दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये हो गया। अभी आप पिछले बार जो ट्रम्प साहब जो जीते थे ये चुनाव में, तो पिछले बार का जो चुनाव था उस समय भी ये मुद्दा बहुत ज़्यादा था कि हाँ उन्होंने ये फेसबुक का इस्तेमाल किया, वहाँ से कैंपेन करवाया और उससे वो चुनाव जीते। तो इस तरह से वहाँ पे आप देखेंगे तो राजनीतिक पार्टी को भी डाटा बेची जाती है। हमारे इंडिया में ही एक मुद्दा था बहुत बड़ा। दूसरा है फेक न्यूज़ कैंपेन को प्रमोट करना। देखो, भारत को यदि कोई चाहे कंपनी भी, ऐसी कंपनी कि हम उसको नुकसान पहुंचाना चाहें, तो वो नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? तो किसी ऐसे न्यूज़ को प्रमोट करेगा जो क्या हो, जिससे क्या होगा कि हम लोग उस पर लड़ेंगे एक दूसरे के बीच। जैसे मान चलो हिंदू मुस्लिम का विवाद हो गया, तो उस पर तो हम लोग लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो वो तो प्रमोट कर रहा है, वो मज़े ले रहा है वहाँ से बैठ के। हम लोग लड़ेंगे, फिर हमारी बदनामी होगी अलग बाहर के देशों में, और फिर हमारे यहाँ जो नुकसान होगा वो तो है ही। तो फेक न्यूज़ कैंपेन को प्रमोट करते हैं, उस तरह से भी हमारा देश प्रभावित होता है। फिर एक क्या है कि हमारे यहाँ जो नीति है ना वो बहुत सॉफ्ट नीति है, तो वो भी हमारे को प्रभावित करता है। हम लोग उतनी कठोर नीति नहीं बना पाए हैं, जिसके कारण से हम लोग प्रभावित होते हैं। तो हमें कठोर नीति बनाने की भी ज़रूरत है। अब कहते हैं कि भारत की चुनौतियाँ क्या क्या है, इसके संदर्भ में देख लेते हैं। पहला है कि डाटा सुरक्षा का मुद्दा। यदि डाटा का जो स्टोरेज है वो बाहर के देशों में होगा तो क्या होगा, सुरक्षा का मुद्दा तो बनेगा ही, क्योंकि उनका है, वो जिस तरह से यूज़ करना चाहें, क्योंकि हमारा लॉ तो वहाँ फिर काम करता नहीं है। तो या तो हम अपने देश में ही लॉ ऐसा वो बना दें कि आप यहाँ से डाटा नहीं ले जा सकते, आप यहाँ पे स्टोर करो, यहीं पे करो, हम मॉनिटरिंग करेंगे उसका, तो उस तरह से हो सकता है। डाटा की निजता को लेकर जागरूकता का अभाव। लोगों के पास जागरूकता भी तो नहीं है उस चीज़ को लेकर। हम लोग किसी भी ऐप को यूज़ करते हैं, परमिशन देते जाते हैं जैसे जैसे मांगते जाता है। कुछ में तो आपको ऑप्शंस नहीं मांग वो कहता है, लेकिन कुछ में आपसे मांगा जाता है, तो फिर भी हम लोग क्या करते हैं, पूरा अलाउ कर देते हैं, ठीक है। तो वो भी आपके लिए एक चिंता का विषय है। लोगों में अभाव भी है जागरूकता की, इस वजह से भी चिंता का विषय बनाता है। फिर है स्थानीय भाषा का विलुप्त होना। जितनी भी डाटा संग्रह होती है इंग्लिश में होती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो भाषा का भी जो स्थानीय भाषा है उसका नुकसान हो जाता है। दूसरा, ज़्यादातर डाटा संग्रह केंद्र विदेशों में ही है। डाटा संग्रह केंद्र जो है क्या है, विदेशों में है, तो भी एक चिंता का विषय है। अब इससे निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए देखते हैं नीचे हम लोग। राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल अवसंरचना का निर्माण किया जाना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, नेशनल लेवल पे अपना एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, जिससे क्या होगा, वहाँ पे डाटा स्टोर करेंगे। फिर दूसरा है, जो बड़ी स्वदेशी कंपनी है उसको इस क्षेत्र में लाने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। हम लोग उसको सब्सिडी देके प्रमोट कर सकते हैं उसको कि आइए आप इस पर काम कीजिए। फिर डाटा का स्टोरेज हम लोग लोकल स्तर पे ही कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है राष्ट्रीय स्तर की संस्था द्वारा डाटा की मॉनिटरिंग किया जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, डाटा का जो मॉनिटरिंग होना चाहिए राष्ट्रीय स्तर की कंपनी द्वारा होना चाहिए। तो आप यदि स्टोर नहीं कर सकते हैं तो ऐसा नियम बना सकते हैं, और फिर आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं हमेशा कि हाँ कैसे आप उससे एक्सेस ले सकते हैं, बाहर वाली जो कंपनियाँ उससे मॉनिटर करने का। तो ये कर सकते हैं, अभी भी होता है लेकिन उतने बड़े स्तर पे नहीं होता जितना हमको करना चाहिए। दूसरा, कंपनियों द्वारा किए जाने वाले डाटा एक्सेस का कंट्रोल यूजर के पास होना चाहिए। यदि कोई कंपनी डाटा एक्सेस करती है किसी का, तो यूजर को कंट्रोल कैसे होता है कि कभी कभी कुछ ऐप में आपको अब वो अलाउ करने के लिए बोलता है, तो जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे ना तब तक आपका डाटा उसके पास नहीं जाएगा। बहुत सारे ऐप हैं और वो ऐप बिना अलाउ किए भी चलते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, फटाफट अलाउ कर देते हैं। वो बिना अलाउ किए भी वो ऐप चलेंगे। बहुत सारे ऐप जो नहीं चलते हैं लेकिन ज़्यादातर चलते हैं भी है, तो हम लोग उसमें भी अलाउ कर देते हैं चीज़ों को। तो वही कह रहा है कि उसमें हर चीज़ में आप उससे यूज़र से पूछिए कि आपको ये अलाउ करना है या नहीं करना है। वैसा नहीं कि आप एक्सेस कर ले खुद ही। जैसे जब आप व्हाट्सएप का SMS OTP मंगवाते हैं ना, तो वो कभी व्हाट्सएप क्या करता है, ऑटो डिटेक्ट कर लेता है OTP के आपको, फिर आपको नहीं डालना पड़ता है। तो वो क्या किया, आपके मैसेज को एक्सेस कर रहा है, तो आपके डाटा को वहाँ से ले रहा है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें करेंगे तो फिर हमारे यहाँ ये चिंताएँ ख़त्म होंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।